हेलो दोस्तों, मैं इमरत आराम लोमरोड रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में बात की थी वाच्य परिवर्तन से संबंधित, जिसमें हमने वाच्य परिवर्तन से संबंधित कुछ एक क्वेश्चन देखे थे। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के रूप में, जो हमारा नया टॉपिक है छंद। छंद को आप दोस्तों श्लोक भी कह सकते हैं। कई बार आपके रीट शीटेड यूपीटेड इनके अंदर छंद से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल आप आसानी से हम इनको पढ़ेंगे, हमारे साथ आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हम किसकी? छंद की। तो छंद को आप दोस्तों क्या कह सकते हैं? श्लोक भी कह सकते हैं, यानी आसान भाषा में हम क्या कह सकते हैं? श्लोक। आगे छंद क्या होता है? वर्ण या वर्णों के समय को चरण मानकर रचे गए वाक्य समय को छंद कहा जाता है। वर्ण या फिर वर्णों, यानी वर्ण या फिर वर्णों को चरण मान करके क्या किया जाता है? वाक्य समय रचा जाता है, यानी एक वाक्य के समय का निर्माण किया जाता है, तो उसे छंद कहा जाता है। दोस्तों, ये तो थी परिभाषा आपको बिल्कुल नहीं पूछा जाता है, छंद पूछा जाता है। छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 4 चरणों की हम बात करें तो आप कह सकते हैं 4 पंक्तियां छंद के अंदर होती है। आगे बात करें, छंदे पादो तुम वेदस्य। छंदे पादो तुम वेदस्य, इसका अर्थ है छंद वेद रूपी पुरुष के चरण माने जाते हैं। किसके? वेद रूपी पुरुष के चरण माने जाते हैं, यानी वेद के क्या हैं? चरण क्या? छंद हैं। वेद के चरण हैं छंद। आगे हम बात करें, छंद 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के छंद होते हैं। एक आपका वैदिक छंद होता है, एक लौकिक छंद होता है। वैदिक छंद की बात करें तो वेदों में प्रयुक्त होने वाला छंद आपका क्या है? वैदिक छंद है। और लौकिक छंद की बात करें तो लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त होने वाला छंद क्या है? लौकिक छंद। दोस्तों, यही हमारा सबसे क्या है? महत्वपूर्ण छंद है। हमें बिल्कुल लौकिक छंद को ही पढ़ना है, इस वैदिक छंद को हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमें नहीं पूछा जाता है वैदिक छंद के बारे में। हमें रीट के अंदर सिर्फ लौकिक छंद के बारे में पूछा जाता है। अब हम आगे बात करेंगे कि ये लौकिक छंद क्या है, इनके कितने भेद हैं, इन चीजों की बात करेंगे। तो हम बात किसकी करते हैं? लौकिक छंद की। लौकिक छंद की बात करते हैं तो लौकिक छंद आपका लौकिक छंद यानी लोक संस्कृत के अंदर प्रयुक्त होने वाला छंद क्या है? लौकिक छंद है। और ये प्रकार कितने हैं? इनके प्रकार हैं दोस्तों 2। लौकिक छंद भी आपका कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक आपका है मात्रिक लौकिक छंद। एक आपका है मात्रिक लौकिक छंद और दूसरा आपका है वर्णिक लौकिक छंद। वर्णिक लौकिक छंद। अब दोस्तों बात क्या करें, आपका वर्णिक छंद क्या होता है, लौकिक मात्रिक छंद क्या होता है और वर्णिक छंद क्या होता है, इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। मात्रिक छंद में दोस्तों क्या होता है? मात्रा आधारित छंद। मात्रा आधारित छंद मात्रिक छंद कहलाता है। क्या कहलाता है? मात्रिक छंद कहलाता है। अब बात करें इस मात्रा आधारित की, तो दोस्तों इस मात्रिक लौकिक छंद में क्या होता है? मात्राओं को गिना जाता है और मात्राओं को गिन करके किसका पता किया जाता है कि ये छंद कौन सा है, और जिसके अंदर मात्राओं की गिनती होती है वो छंद कौन सा होता है? मात्रिक लौकिक छंद होता है। जैसे आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं आर्य छंद। इस आर्य छंद के अंदर क्या होता है दोस्तों? मात्राओं को गिना जाता है। और इस आर्य छंद के बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। जब आगे पढ़ेंगे तो आपका पता चल जाएगा, जब छंदों को अलग अलग पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा मात्रिक होता है और कौन सा वर्णिक लौकिक छंद होता है। अब बात करते हैं हम किसकी? आगे वर्णिक
छंद की। तो वर्णिक छंद क्या होता है? जिस छंद में वर्णों को गिनकर छंद का पता लगाया जाता है। यानी जिस छंद के अंदर क्या किया जाता है? वर्णों को गिन करके छंद का पता लगाया जाता है, वो छंद कौन सा होता है? वर्णिक। और मात्राओं को गिनकर पता लगाया जाता है, वो छंद कौन सा होता है? मात्रिक छंद होता है। अब दोस्तों हम बात किसकी करेंगे? मात्रिक छंद की। और मात्रिक छंद की बात में हम करेंगे मात्राओं की, कि मात्रा क्या होती है। तो आप लिख लीजिए मात्रा, यानी मात्रा को हमें किस प्रकार गिनना है और किस प्रकार की मात्रा छंद के अंदर होती है, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो मात्रा का दोस्तों अर्थ होता है उच्चारण में लगने वाला समय, उच्चारण में लगने वाला समय। ये बात दोस्तों हमने वर्ण विचार में भी पढ़ी थी कि उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहा जाता है? मात्रा। और मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार। मात्रा के प्रकार कितने हैं? 2 प्रकार है। एक आपका प्रकार है हरिस्व। कौन सा है? हरिस्व आपका प्रकार है। एक आपका प्रकार है दीर्घ। क्या है? दीर्घ मात्रा। दीर्घ कह दो चाहे गुरु कह दो। अब बात करें हरिस्व मात्रा की। जो आपके हरिस्व स्वर थे, हमने कितने पढ़े थे? 5 पढ़े थे वर्ण विचार में। वे 5 वर्ण ही आपके क्या हैं? हरिस्व मात्रा हैं। एक तो आपका है ए, ई, उ, छोटी री और लरी। ये आपके 5 क्या है? हरिस्व मात्रा है। यानी आपको हरिस्व मात्रा कहाँ लेनी है? ए में लेनी, ई में और उ में, री और लरी में क्या लेनी? हरिस्व मात्रा लेनी। अब मात्रा दीर्घ की बात करें तो दोस्तों कितनी होगी? आपकी 8 होगी। 8 कौन सी? आ होगी, ई होगी, उ होगी और बड़ी री होगी। और आगे क्या होगा? आपका आई होगा, ओ होगा, बड़ा आई और बड़ा ओ। दोस्तों ये क्रम आपको हमने बोला था कि एच का क्रम आपको किसके अनुसार? मासस सूत्रों के अनुसार संस्कृत में लेना है। इसलिए हमने ए और ओ लिखा, फिर आई और ओ लिखा। तो दोस्तों आपको क्या हो गया? यहाँ पर मात्रा को कितना समय लगता है? 1 सेकेंड का समय लगता है बोलने में। यहाँ पर मात्रा को कितना? 2 सेकेंड का समय लगता है। तो दोस्तों ये बात किसकी की हमने? मात्रा की। हरिस्व मात्रा और दीर्घ मात्रा 2 प्रकार की मात्रा होती है। अब हम आगे बात करेंगे। मात्रा के बाद हम बात करेंगे मात्रा का प्रयोग किस प्रकार होता है और कहाँ होता है। इन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों ये मात्रा सबसे ज्यादा आपकी काम आने वाली चीज है। छंद के अंदर मात्राओं का महत्व बड़ा है। अब आगे पढ़ेंगे मात्रा के लगाने के नियम। मात्रा लगाने के नियम पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम मात्रा का प्रयोग करेंगे, इनका नियम पढ़ेंगे। पहला आपका है संयुक्तादम। क्या है? संयुक्तादम। दोस्तों ये संयुक्तादम क्या कहता है? संयुक्त वर्ण से संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला, संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण है गुरु माना जाता है। गुरु की बात करें तो दोस्तों हमने पढ़ा था दीर्घ मात्रा मानी जाएगी। तो मानी किस प्रकार जाएगी? जिस प्रकार हम आप कौन से होंगे, आपके पहले संयुक्त वर्ण कौन से होंगे, इनकी बात कर लेते हैं। आपका अक्षय होगा और त्र होगा, और आगे बात करें तो आपका क्या होगा?
ये होगा, और एक आपका क्या है, ये है, और ये दोस्तों आपके क्या है, संयुक्त वर्ण है। अब इन संयुक्त वर्णों में किस प्रकार पूर्व वाला वर्ण गुरु माना जाता है, तो हम एक क्या लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। उदाहरण में आपका क्या है, पृक्षम शब्द है, क्या है, पृक्षम। इसके अंदर देखिए पे के अंदर क्या है, ए है, पे के अंदर ए है, तो पे आपका क्या है, एक मात्रिक है, यानी हम क्या कह सकते हैं, हृस्व मात्रा। इसके अंदर री के अंदर आपकी क्या है, हृस्व मात्रा, क्योंकि हमने क्या कहा, छोटी ई किस में आती है, हृस्व में आती है, तो आपकी क्या है, एक मात्रिक है, एक मात्रा है। और दीर्घ में आपकी मात्रा कितनी होती है, दो, द्विमात्रिक हमें कह सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या कहा, यह क्या आ गया, संयुक्ताक्षर, और संयुक्ताक्षर में क्या होगी आपकी इससे पहले वाली मात्रा क्या होगी, हमने क्या कहा कि पूरे वाला वर्ण गुरु माना जाता है, तो पूरे वाला वर्ण क्या है आपका, री है, लेकिन री के अंदर क्या है, ई है, और री के अंदर ऋस्व मात्रा है, यानी छोटी मात्रा है, लेकिन इसके बाद क्या आ गया, संयुक्त वर्ण आ गया। और संयुक्त वर्ण बाद में आता है जब हम क्या करते हैं, बड़ी मात्रा या दीर्घ मात्रा। दोस्तों आप एक बात याद रख लीजिए, हृस्व का चिन्ह है यह, और दीर्घ का आपका चिन्ह है, यानी द्विमात्रिक का चिन्ह है ये एस, अवग्रह चिन्ह वाला हमने पहले संधि में पढ़ा था कि अवग्रह चिन्ह होता है, ये अवग्रह चिन्ह आपका किसमें, दीर्घ में है चिन्ह। तो दोस्तों आप इस दीर्घ में चिन्ह क्या लगाएंगे, ये चिन्ह लगाएंगे। अब आपका क्या है, स है, स भी आपका क्या है, छोटा है, और मैं भी आपका क्या है, छोटा है, क्योंकि इन दोनों के अंदर ए बचा है। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि संयुक्ताक्षर से पहले वाला वर्ण क्या हो जाता है, गुरु माना जाता है, चाहे वो हृस्व मात्रा वाला हो, यानी एक मात्रिक भी हो, लेकिन माना क्या जाएगा, गुरु। एक और उदाहरण लेते हैं हम, जिस प्रकार आप उदाहरण लीजिए, यज्ञ, क्या उदाहरण लिया आपने, यज्ञ उदाहरण लिया। अब देखिए यज्ञ के अंदर ये क्या है, हृस्व है, क्या है, इस ये को जब तोड़ेंगे ये के साथ क्या ए है, और ए होता तब हम क्या करते, किसका प्रयोग, हृस्व का, हृस्व मात्रा का चिन्ह है ये, तो हमने ये पढ़ी। लेकिन उसके बाद ये के बाद क्या आ गया, संयुक्त वर्ण आ गया ज्ञ। तो संयुक्त वर्ण आने से हम पहले वाले को क्या कर देते हैं, गुरु कर देते हैं, यानी दीर्घ मात्रा कर देते हैं। तो आपने क्या कर दिया, दीर्घ। और इस ज्ञ की बात करें तो ज्ञ के अंदर आपकी क्या है, हृस्व मात्रा है। क्यों है हृस्व मात्रा, तो दोस्तों इस ज्ञ का निर्माण किस प्रकार होता है, ज्ञ का निर्माण होता है j प्लस य प्लस ए का, किससे होता है, j प्लस य प्लस ए से निर्माण होता है। और j तो इसके साथ मिल गया ये के साथ, तभी जाकर इनका क्या गुरु रूप हुआ। आगे क्या बच गया, ये और ए बच गया, यानी ये पीछे बचा, ये के साथ ए जुड़ता है तो ये पूरा होता है, और ए होता है तब हम क्या करते हैं, इनके साथ एक मात्रिक लगाते हैं, यानी हृस्व मात्रा। तो यहाँ पर भी क्या है आपकी हृस्व मात्रा। तो दोस्तों ये बात किसकी थी, संयुक्ताक्षर वाले वर्णों की थी। जो संयुक्त वर्ण होते हैं वो आ जाए तो आप उसमें क्या करेंगे, उससे पहले वाले वर्ण यानी पूर्व वाले वर्ण को क्या करेंगे, गुरु माना जाता है। अब हम आगे बात करते हैं दीर्घम। ये दोस्तों दीर्घम क्या कहता है, दीर्घ से युक्त गुरु माने जाते हैं, दीर्घ से युक्त गुरु माने जाते हैं। दीर्घ से युक्त की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जितने भी दीर्घ हो गए, यानी आ हो गया, ई हो गए, ये आपके क्या है दीर्घ। हमने दीर्घ मात्रा की बात की, वो आपके क्या माना जाएंगे, गुरु माना जाएंगे। गुरु यानी बड़ा माना जाएगा, और बड़ा का आपका चिन्ह क्या है, यह है। और छोटा यानी आप क्या कह सकते हैं, एक मात्रिक का चिन्ह क्या है, यह है। आप ये चिन्ह याद रखिए, गुरु का चिन्ह यह है, और छोटा यानी एक मात्रिक का चिन्ह क्या है, यह। और यह आपका द्विमात्रिक कह सकते हैं। आगे हम बात करेंगे 3 नंबर की। 3 नंबर हमारा नियम क्या है, सानुस्वारे, सानुस्वारम। दोस्तों ये क्या कहता है, अनुस्वर से युक्त गुरु होता है, अनुस्वर से युक्त गुरु, यानी अनुस्वर से युक्त कोई भी शब्द आ जाए वो आपका क्या होगा, गुरु होगा वर्ण।
यानी अनुस्वर से युक्त कोई भी वर्ण है वो आपका क्या होगा, गुरु। जिस प्रकार हम राम की बात करते हैं तो रा में आपका क्या है, आ है, और आ हमने किस में बात की, गुरु में की, यानी दीर्घ में की, तो आपकी मात्रा क्या आएगी, बड़ी। और अब बात करें रामम, यानी मैं के ऊपर क्या लगा हुआ है, अनुस्वर, यानी मैं के ऊपर आपका क्या लगा हुआ है, अनुस्वर। हमने क्या किया, अनुस्वर से युक्त गुरु होता है, यानी जिसके साथ अनुस्वर होता है वो भी क्या होता है, गुरु। अगर अनुस्वर नहीं होता तो ये मैं क्या होता आपका, छोटा होता, यानी ह्रस्व होता, लेकिन गुरु होने अनुस्वर होने की वजह से ये क्या हुआ, गुरु हुआ। तो दोस्तों ये किस नियम की, 3 नंबर नियम की हमने बात की। आगे एक और नियम है आपका 4 नंबर। 4 नंबर क्या कहता है, विसर्ग, विसर्ग समिश्रम। विसर्ग समिश्रम दोस्तों कहता है कि विसर्ग से युक्त भी क्या होते हैं, गुरु होते हैं। विसर्ग से युक्त भी गुरु होते हैं, युक्त गुरु। तो दोस्तों विसर्ग से युक्त गुरु किस प्रकार होते हैं, जैसे शब्द लिया आपने रामे, रामे के मैं के पीछे 2 विसर्ग, रा का आपका क्या है, दीर्घ है, यानी गुरु है, और मैं आपका क्या है, मैं के साथ विसर्ग है। और हमने क्या कहा कि विसर्ग से युक्त क्या होता है, गुरु। तो आपका रामे में मैं भी क्या है, गुरु है, क्योंकि मैं के साथ क्या है, विसर्ग, ये गुरु। अगर ये विसर्ग हटा दिया तो अब आपका ये लघु हो जाता, यानी छोटा हो जाता है, यानी ह्रस्व मात्रा का हो जाता। ये नियम पढ़े हमने 4। आगे और नियमों की बात करेंगे जो मात्रा से संबंधित नियम है। दोस्तों इन नियमों को आपको याद रखना, जब छंद पढ़ेंगे बड़े काम आने वाले हैं। एक नियम आप लिख लीजिए, वर्णों के बाद आधा वर्ण, वर्णों के बाद आधा वर्ण हो तो पहले वाला वर्ण गुरु होता है। पहले वाला वर्ण क्या होता है, गुरु होता है। यानी वर्ण के बाद अगर वर्ण आता है, वर्ण भी किस प्रकार का आए, आधा वर्ण आए, तो पहले वाला वर्ण क्या, गुरु होता है। हम उदाहरण की बात करें तो उदाहरण है अर्थों। दोस्तों अर्थों की बात करें तो ए है, यानी ये तो आपका क्या है, ए है, ह्रस्व है, यानी लघु मात्रा है इसके अंदर। लेकिन इस ए के बाद ये रेप वाला क्या है, रे है। रे दोस्तों ए के बाद है, और हमने क्या कहा, जहां पर वर्ण के बाद आधा वर्ण, आधा वर्ण आप इस प्रकार लिखिए इसको। अब देखिए इनको रेप से हटा के या बीच में लेकर आइए। अब रे, अब हमने क्या कहा, वर्ण क्या है, ए है। ए के वर्ण के बाद क्या है, आधा वर्ण क्या है, रे है। जब वर्ण के बाद आधा वर्ण होता है तो हम क्या मानते हैं, पहले वाले वर्ण यानी ए को क्या मानेंगे, गुरु। तो यहाँ पर आपका ए क्या है, गुरु। अगर ये रे नहीं होता तो आपका ये क्या होता, लघु होता, यानी ह्रस्व मात्रा वाला होता, छोटी मात्रा वाला होता। अब अर्थों की बात करें तो इसके अंदर ओ की मात्रा, और ओ क्या होता है आपका, गुरु होता है। तो दोस्तों ये बात किसकी की, आधे वर्ण वाले, आधा वर्ण पहले वाले वर्ण को क्या कर देता है, गुरु कर देता है। तो दोस्तों ये मुख्य मुख्य बातें क्या थी, इससे छंद से संबंधित, मात्रा से संबंधित मुख्य मुख्य बातें हमने की। अब आगे बात करते हैं और छंद के नियमों के बारे में। हमने मात्रा को देख लिया दोस्तों, अब हम बात करेंगे गण के बारे में। क्या गण क्या होते हैं, क्या किसकी बात करेंगे, गण के बारे में बात करेंगे। गण क्या होता है, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, वर्णों के समूह के दोस्तों गण कहा जाता है। समूह को गण कहा जाता है, गण कहलाता। यानी वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है। अब इस गण की बात करें तो छंद के अंदर गण कितने होते हैं, छंद में गण 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 होते हैं। छंद में गण कितने होते हैं,
8 होते हैं। आपको पूछ लिया जाता है कि छंद के अंदर गण कितने होते हैं, 8 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो एक सूत्र लिखेंगे दोस्तों हम, उसके आधार पर समझेंगे। ये माता राज बान सलगम, ये माता राजबान सलगम। दोस्तों ये आपका क्या है, सूत्र है। इसके आधार पर आप इसे समझ सकते हैं। अब समझिए, सबसे पहले कौन सा लेंगे हम, ये वाला लेंगे। ये वाला आपका क्या कहलाएगा, यगण कहलाएगा, यानी ये वाला क्या कहलाएगा, और यगण। अब यगण में हम किसकी बात करेंगे, चिन्हों की बात करेंगे कि यगण के अंदर कौन कौन से चिन्ह होते हैं। दोस्तों ये है, ये के अंदर आपका क्या है, ए है। ए आपका क्या होता है, इनके अंदर लघु चिन्ह होता है, छोटा चिन्ह होता है। अब आगे बात करें, माँ के अंदर आ है तो ये क्या होगा, गुरु। ता के अंदर आ है तो ये क्या होगा, गुरु। दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 3 तक जाना है, आगे नहीं जाना। अब बात करेंगे मैं की, तो ये आपका क्या कहलाएगा, इनका नाम होगा मगन। क्या होगा, मगन होगा। मगन की बात करें, माँ है, मैं के अंदर आ है तो ये भी गुरु होगा। ता भी आपका क्या होगा, गुरु, और रा भी क्या होगा, गुरु। हमें जाना कहाँ है, 3 तक ही जाना है। आगे बात करें कौन सा होगा आपका, तगण होना होगा, यानी ता से क्या होगा, तगण होगा, यानी इनका नाम तगण होगा। तगण में बात करें, ता क्या है आपका, गुरु होगा। आगे रा है, रा भी गुरु होगा। जे के अंदर ए है तो आपका क्या होगा, लघु होगा। अब बात करें रगण की, किसकी, रगण की, यानी रा से क्या बना आपका, रगण बना। रगण की बात करें तो रा आपका क्या है, गुरु है। जे आपका क्या है, लघु है। फिर बा आपका क्या है, गुरु है वापस, तो ये गुरु। आगे बात करें जगण की, किसकी, जगण की बात करें तो जगण में आपका क्या है, जे तो क्या है, गुरु, जे तो आपका क्या है, लघु है। इसके बाद भा क्या है, गुरु है। और फिर ने क्या है आपका, लघु है। अब बात किसके करें, बगण की करें, किसकी, बगण की। तो बगण में आपका क्या होगा, बा आपका क्या है, गुरु है। ने आपका क्या है, लघु। से भी आपका क्या है, लघु है। अब बात करते हैं हम किसकी, ने की। तो ने का आपका क्या होगा, नगण होगा। और नगण में क्या होगा, ने भी लघु है, और रे और से भी आपका लघु है, और ले भी क्या है, लघु है। इनके अंदर क्या है आपके, तीनों लघु। अब बात किसकी करेंगे, सगण की करेंगे। सगण में दोस्तों क्या होगा, से आपका क्या है, लघु है, और ले भी आपका क्या है, लघु है। और उसके बाद क्या है, गे है। गे भी आपका क्या है, लघु। लघु दोस्तों बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लघु गे क्यों नहीं है, गे के साथ ए है, लेकिन उसके बाद क्या है, मैं आधा है। और हमने एक नियम लिखा था पहले कि वर्ण के बाद आधा वर्ण आए तो पहले वाला वर्ण क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। इसलिए गे भी क्या होगा आपका, गुरु होगा दोस्तों, क्योंकि उसके बाद गे के बाद क्या है, आधा में है। तो इसलिए ये सगण में क्या गे क्या हुआ आपका, गुरु हुआ। तो दोस्तों ये बात किसकी की, यगण मगण तगण रगण जगण भगण नगण सगण की बात की। ये आपके क्या है, गण है। इन गणों को आपको रटने की आवश्यकता नहीं, ये याद रख लीजिए। ये माता राजबान सलगम, इसके आधार पर आपको पूछ लिया जाता है कि रगण के अंदर कौन से होंगे, तो ये सूत्र देखेंगे। तो रा के अंदर आप कहेंगे दीर्घ होता है, जय के अंदर लघु होता है, और बा के अंदर फिर दीर्घ होता है, यानी गुरु होता है। तो आपका क्या होगा, दीर्घ फिर लघु फिर दीर्घ, इनका चिन्ह होगा। तो दोस्तों ये बात किसकी की, हमने गण की बात की। और छंद में गण कितने होते हैं, 8 गण होते हैं। अब हम बात किसकी करेंगे, यति की, कि यति क्या होती है। यति का दोस्तों अर्थ क्या होता है, यति का अर्थ होता है विराम। आपका ये क्या होगा, विराम चिन्ह यति है। इस विराम को ही क्या कहा जाता है, संस्कृत में यति कहा जाता है। यानी हम कहाँ कहाँ इन चारों चरणों, हमने क्या कहा था, छंद के अंदर 4 चरण होते हैं, और कितने वर्णों के बाद हमें क्या लेंगे, विराम लेंगे। इन चीजों के बारे में बात करेंगे। तो
आगे एक नोट लिख लीजिए दोस्तों, बात लिख लीजिए कि छंद प्रकरण में यति के लिए, छंद प्रकरण में यति के लिए संज्ञावाची शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी छंद के अंदर इस यति के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? संज्ञावाची शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार? यानी जल्दी की आपकी यति होगी कितने पर? 4 पर होगी। और आगे बात करें सट और रस की आपकी कितने पर होगी? सट और रस दोनों अलग अलग है दोस्तों, इनकी 6 पर क्या होगी? यति होगी। और अश्व है अग, और अग की दोस्तों बात करें तो दोस्तों अर्थ होता है अग का पर्वत। क्या होता है? अग का अर्थ होता है पर्वत। और लोक कितने हैं? 7 हैं, यानी इनकी यति कितने पर होगी? 7 पर होगी। आगे बात करें भागी की, तो भागी आपका क्या होता है? सर्प। दोस्तों सर्प को भागी कहा जाता है। इनकी यति 8 पर होगी। कितने पर? 8 पर। रुद्र आपका कितने पर होगा दोस्तों? रुद्र में यति 11 पर होगी। और सूर्य में आपकी यति कितने पर होगी? 12 पर। दोस्तों ये 11, 12 और 8, 4, 6 ये क्या इनकी जो संख्या है, इस संख्या को हम समझेंगे जब हम छंद पढ़ेंगे। तब हम छंद के बारे में पढ़ेंगे ना, तो उस समय आपके ये काम आएंगे। और जब काम आएंगे उस समय आपको ये सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि जल्दी क्या है, सट रस क्या है, अश्व अग पर्वत यानी लोक और भागी और रुद्र और सूर्य, इनका कहाँ पर छंद में प्रयोग होता है। इन चीज़ों के बारे में आगे की क्लास में हम बात करेंगे जब हम छंद अलग अलग रूप से पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारे रीच सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। हम बिल्कुल छंद को सरल और संक्षिप्त भाषा के अंदर पढ़ेंगे, न कि ज़्यादा इनके लक्षणों वगैरह इन पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि इनके क्वेश्चन हमें नहीं पूछे जाते। हमें सीधा 2 पंक्तियाँ दी जाती है और इस पंक्तियों के आधार पर पूछ लिया जाता है कि इसमें छंद कौन सा है। तो हम बिल्कुल आसानी से सरल भाषा में छंद निकालना सीख जाएंगे। तो आप लगातार रूप से हमारे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए आपको धन्यवाद।